हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 112 से लेकर के 114 ए तक। इससे पहले हमने 111 ए तक जो है वीडियो में कवर कर ली थी सेक्शन को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हो। सेक्शन 112 कहती है कि विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मस्थव का निश्चायक सबूत होगा। ये सेक्शन बात करती है निश्चायक सबूत के बारे में। निश्चायक सबूत की हमने परिभाषा पढ़ ली है सेक्शन 4 के अंदर, जिसमें बताया हुआ था निश्चायक सबूत के बारे में कि निश्चायक सबूत ये है कि जब कोई किसी तथ्य के बारे में प्रथम तथ्य अगर ये साबित हो जाता है तो दूसरे तथ्य को नकारने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो उसे नकारना चाहता है। इसके अंदर प्रथम तथ्य क्या कहता है सेक्शन का कि यदि किसी बच्चे का जन्म जो माता पिता है उन दोनों का वैवाहिक स्थिति के दौरान हुआ हो या फिर विवाह विच्छेद के 280 दिन के अंदर अंदर उसका जन्म हुआ हो तो वो जो बच्चा है, वो शिशु है, वो उसका धर्मज पुत्र होगा, धर्मजव का पुत्र माना जाएगा, धर्मजव का शिशु माना जाएगा। ये सेक्शन कह रही है 112। इसके अंदर जो है अब केवल एक अपवाद बताया गया है कि यदि जो व्यक्ति है वो जो साबित करना चाहता है वो अगर ये साबित कर देता है कि जब संभवतः जिस समय उस बच्चे का गर्भ धारण हुआ होगा उस समय उन माता और पिता दोनों के बीच में इंटरकोर्स होने के लिए कोई आपस में जो है इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, उनकी परस्पर पहुंच थी नहीं। परस्पर जो पहुंच अगर नहीं थी तो इस चीज से इनकार किया जा सकता है, वरना वो उसका धर्मज पुत्र मान लिया जाएगा। ये सेक्शन 112 के अंदर बताया गया है। इसमें बस प्रूव करने के लिए ये प्रोसीजर बताया गया है, या फिर वो जो व्यक्ति है जो ये इनकार कर रहा है इस बात से, उसके बच्चे को धर्मज बाप होने से जो इनकार करता है, या वो ये साबित कर दे कि वो व्यक्ति खुद नपुंसक है। अगर वो नपुंसकता अपनी साबित कर देता है तो बच्चा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस स्थिति में उसका जो है काट ये जो है सबूत ये मान लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें नसबंदी की, कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि जो पुरुष है उसने नसबंदी करवा रखी है और वो व्यक्ति उसका हवाला देना चाहे कि मैंने तो नसबंदी करवा रखी थी तो बच्चा मेरे कैसे हो गया, तो उस स्थिति के अंदर नसबंदी को पर्याप्त सबूत नहीं माना गया है, क्योंकि बहुत सारे केसों के अंदर ऐसा होता है कि नसबंदी जो है असफल भी हो जाती है। तो सेक्शन 112 के अंदर बस कलियर यही बताया गया है कि वो अगर ये साबित कर देता है कि उनकी परस्पर पहुंच नहीं थी या फिर वो अपने आप को नपुंसक साबित कर दे तो उस स्थिति के अंदर ही इसको उसके बात को स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो उस व्यक्ति को वो है वो धर्मस्थव का पुत्र माना जाएगा। डीएनए के मामले में हालांकि हम देखते हैं कि डीएनए से ऐसा पता चल सकता है, लेकिन डीएनए के लिए कोर्ट प्रेफर नहीं करता है क्योंकि उस बच्चे के भविष्य का सवाल होता है। इस वजह से इस मामले में डीएनए नहीं करवाया जाता है। ये सेक्शन 112 है, बच्चे के भविष्य की वजह से ये चीज ऐसा की गई है। लेकिन अगर ऐसा मामला है कि बच्चे के भविष्य के लिए डीएनए करवाना जरूरी है किसी केस के अंदर, तो उस स्थिति में डीएनए भी करवाया जा सकता है। ये सेक्शन 112 बताती है। नेक्स्ट सेक्शन 113 कह रही है कि राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत। ये सेक्शन बहुत पुरानी हो गई है, बहुत ही पुरानी है, ब्रिटिश काल के समय की है। इस सेक्शन का इस समय कोई अस्तित्व नहीं है एविडेंस एक्ट के अंदर, और इस सेक्शन को नकारने के लिए भी जो काउंसिल ने वो लिख दिया है, तो इस सेक्शन को पढ़ने की कोई खासी जरूरत महसूस नहीं होती है। सेक्शन अगली लेते हैं, सेक्शन 113 ए और बी, वो काफी इंपोर्टेंट सेक्शन है। अब सेक्शन 113 है, ये कहती है कि किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। इस स्थिति के अंदर जब कोई स्त्री जो अपनी शादी के 7 वर्ष के अंदर कोई स्त्री अगर आत्महत्या कर लेती है, ऐसा कोई मामला न्यायालय के सामने आता है और उसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उस स्त्री ने जो आत्महत्या की थी उसके साथ उससे पूर्व उसके पति या उनके रिश्तेदारों ने कोई क्रूरता की थी, और जहां क्रूरता का मामला आता है तो क्रूरता की जो है डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हमने जो सेक्शन 498 ए आईपीसी में पढ़ रखी है वो क्रूरता, इसके अंदर वो क्रूरता काउंट की जाएगी। और ऐसा कुछ मामला से आता है कि उसके पति और रिश्तेदारों के द्वारा उसके साथ कोई क्रूरता की गई थी,
ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो जो न्यायालय है उसके अंदर जो उस केस की परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये उपधारणा कर सकेगा। इसमें कर सकेगा शब्द का इस्तेमाल होता है कि न्यायालय ऐसा मान भी सकता है कि हाँ उसके साथ क्रूरता हुई है, या फिर अगर न्यायालय को ऐसा परिस्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि उसके साथ क्रूरता वाला ऐसा कोई मैटर नहीं बनता है, मान लीजिए कि उस औरत की मृत्यु हो रही है उसके अपने पीहर के अंदर ही किसी बीमारी की वजह से, और लोग वो जो आरोप लगा देते हैं कि उसके पति ने उसके साथ ऐसा कुछ किया था, तो न्यायालय उसके केस की पूरी परिस्थितियां देखेगा। इसके अंदर न्यायालय स्वतंत्र है सेक्शन 113 में कि ऐसा मान भी सकता है और उसके लिए सबूत की भी मांग कर सकता है। तो न्यायालय परिस्थितियां देखते हुए ऐसी उपधारणा कर भी सकता है कि उस व्यक्ति ने उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था, उनके रिश्तेदारों ने या उस औरत के पति ने, या फिर कोर्ट उनसे यहाँ सबूत की मांग भी कर सकता है कि ऐसा अगर हुआ है तो आप ये साबित कीजिए कि उसके साथ क्रूरता की गई थी। ये अपनी सेक्शन 113 ए बताती है। दूसरी बात इसके अंदर ये बताई गई है कि क्रूरता ये जो चीज है किस प्रकार से हम साबित कर सकते हैं कि जो ए नामक कोई व्यक्ति है उसने अपनी पत्नी की जैसे मृत्यु हो जाती है, उसने आत्महत्या की है जैसे भी है, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसने क्या है उसे आनन फानन में दफना दिया, उसका दाह संस्कार कर दिया। तो इस चीज से क्या है यहाँ अंदाजा ये लग रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। तो उस प्रकार से जो परिस्थितियां बनती है न्यायालय उस हिसाब से ये चीज जो है ये उपधारणा कर सकता है। लेकिन इस सेक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, यही बात क्रूरता की, यही क्रूरता अगर जरूरी नहीं है कि खाली औरत के साथ ही क्रूरता होती है, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसके अंदर पति के साथ भी क्रूरता होती है, लेकिन ये जो सेक्शन है वो पति के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं करती है। यदि केस का उल्टा होता है कि ये जो क्रूरता की जा रही है पति के साथ पत्नी द्वारा और पति यहाँ आत्महत्या कर लेता है, तो पति के द्वारा आत्महत्या के मामले में न्यायालय ऐसी कोई उपधारणा नहीं करेगा कि उस पति ने उस पत्नी के द्वारा की गई क्रूरता की वजह से उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि न्यायालय भी जो है जेंट्स को पुरुष को क्या है स्ट्रॉन्ग मानता है कि ऐसी क्रूरता से उनकी सेहत पे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये केवल औरत के द्वारा आत्महत्या न करने की स्थिति में ये सेक्शन लागू होती है। सेक्शन 113 बी बात करती है दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा के बारे में। यहाँ बात करता है सेक्शन 113 के अंदर मे प्रज्यूम की कोर्ट उसके अंदर स्वतंत्र है, ऐसा मान सकता है और सबूत की मांग कर सकता है। लेकिन यहाँ शब्द इस्तेमाल होगा सेल्फ प्रज्यूम, उपधारणा करेगा। अगर सेक्शन 113 बी वाला दहेज मृत्यु के संबंध में ऐसा कोई मामला न्यायालय के सामने आएगा तो न्यायालय शुरू के अंदर यही मान के चलेगा कि ऐसा हुआ है, उसकी दहेज मृत्यु हुई है। अब जो सबूत का भार है उस व्यक्ति के ऊपर आएगा, वो जो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है दहेज मृत्यु का, तो वो ये साबित करे कि उसने ऐसा नहीं किया है। 113 बी बताती है कि जब प्रश्न यह है कि किसी औरत की जो है दहेज मृत्यु हुई है और यह साबित कर दिया जाता है कि उसकी जो मृत्यु हुई उसके कुछ समय पूर्व उसके पति ने या उसके किसी रिश्तेदारों ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ किसी प्रकार की क्रूरता की थी, तो ये सारी चीज अगर साबित कर दी जाती है तो उसके बाद न्यायालय है ये उपधारणा करेगा, ये मान लेगा कि उस औरत की जो हत्या है उसकी जो है दहेज हत्या हुई है, दहेज मृत्यु हुई है, उस स्त्री की दहेज मृत्यु हुई है। ये सेक्शन 113 बी में बताया गया है। और दहेज मृत्यु के संबंध में सेक्शन 304 बी जो है वो आईपीसी के अंदर है, वो हमने उसका वीडियो हमने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। जो 113 बी जो 304 बी का जो अपराध है वो अजमानतीय भी है, संज्ञेय अपराध भी है। ये सेक्शन 113 बी बता रही है। अब बात करें सेक्शन 114 ए की। 114 को पढ़ते हैं नेक्स्ट, पहले 14 ए कवर करते हैं। 114 ए बताती है कि जब संभोग का होना साबित हो चुका है और सहमति का प्रश्न विवादक है, स्थिति ये है कि किसी स्त्री के साथ संभोग की पुष्टि हो चुकी है कि उसके साथ संभोग हुआ है और मामला ये है कि उसको रेप में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया जा रहा कि आरोप लग रहा है सहमति का, कि अगर सहमति के साथ अगर ऐसा संभोग हुआ है तो रेप के अंदर नहीं जाता है। और उस स्थिति में प्रश्न विवादक है किस चीज का, कि सहमति का। जिसके साथ संभोग किया है वो व्यक्ति कह रहा है कि
ये काम जो किया था उसने उसकी सहमति से किया था। लेकिन अगर ये स्थिति है तो उस स्थिति में मामला इसमें आएगा सेक्शन 376(2) वाला। सेक्शन 376(2) के अंदर ABCDEFGH जो N तक जो दे रखे हैं वो सारी स्थिति आएगी। उन स्थितियों के अंदर ये सेक्शन एप्लीकेबल होती है, बाकी के अंदर नहीं है। तो उस स्थिति में जब सहमति का मामला पैदा होता है तो जो पीड़िता है, जो अगर ये बोलती है न्यायालय के सामने कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो यहाँ न्यायालय उसकी जो कही गई बातों का सम्मान करेगा और न्यायालय यही उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। और अब अगर सहमति, अगर वो व्यक्ति कह रहा है जिसने उसके साथ संभोग किया था, वो कहता है कि उसने सहमति दी थी, तो वो साबित करने का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा। वो ये साबित करे कि उसने सहमति दी थी और सहमति से उसने संभोग किया था। ये बताती है सेक्शन 114A। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन 114 को। अब सेक्शन 114 में ये बताया गया है कि न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। इसके अंदर न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय को बताया गया है, न्यायालय इसके अंदर क्या कर सकता है कि जो सिचुएशन है जिस भी मामले की है, उस मामले की स्थिति को देखते हुए ये उपधारित कर सकता है कि जैसे मामले की जो स्थिति है, प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण और लोक और प्राइवेट कारोबार, उन स्थितियों के संबंध में जो संभाव्य लगता है न्यायालय को, उस प्रकार की उपधारणा न्यायालय कर सकता है। इसमें न्यायालय स्वतंत्र है उपधारणा करने के बारे में। इसमें मे प्रेज्यूम शब्द इस्तेमाल किया गया है कि न्यायालय जैसे भी ऐसा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, दोनों कंडीशन इसके अंदर बताई गई है सेक्शन 114 में। इसके अंदर हम लेते हैं एग्जाम्पल को, उससे चीजें बेहतर से समझ आएगी। इसमें 3 चीजें बताई गई है। एक तो प्राकृतिक घटनाएं। अब प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि सर्दी के समय में सर्दी होना, गर्मी के समय में गर्मी होना, ये एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है। सिंपल सी बात है, ऐसा होता रहता है। उस संबंध में न्यायालय उपधारित कर सकता है, जैसे जिस प्रकार का मामला न्यायालय के सामने आता है। या फिर मानवीय आचरण के अगर बारे में बात करते हैं तो 2 व्यक्ति हैं, जैसे कि स्त्री और पुरुष, काफी लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, तो उसके बारे में मानवीय आचरण क्या कहता है कि वो पति पत्नी होंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। तो इस प्रकार की उपधारणा न्यायालय कर सकता है। ये सिचुएशन जब न्यायालय के सामने आएगी मामले की स्थिति देखते हुए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल ये है कि ए है, ये जो ए है इसका पर्स चोरी हो जाता है और उसके कुछ समय के बाद वो जो पर्स है वो बी के पोजीशन में मिलता है, बी के कब्जे में पाया जाता है। ये केस है। यहाँ पे पर्सन ये है कि ए का जो पर्स है वो चोरी हुआ और उसके कुछ समय के बाद वो जो पर्स है वो बी के कब्जे में पाया गया। अब इस स्थिति में न्यायालय क्या उपधारित कर सकता है? न्यायालय सिचुएशन को देखते हुए यहाँ 2 चीज उपधारित कर सकता है। एक तो पहला तो ये सोचेगा न्यायालय कि ये जो पर्स है, ए का जो पर्स है वो बी ने चुराया है, या तो उसने चोरी की है, या फिर दूसरी स्थिति ये यहां उपधारित कर सकता है कि या ए ने ये जो है, ए को पता था कि ये चोरी का माल है और चोरी का माल पता होते हुए ए ने क्या है उससे खरीदा है। तो चोरी का माल खरीदना, ये दोनों यहाँ पे इस स्थिति को देख के न्यायालय ऐसा उपधारित कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसमें लें तो एग्जाम्पल ये है कि जो सह अपराधी है, तो सह अपराधी की बात को विश्वास के लायक नहीं माना गया है। क्यों? इसलिए नहीं माना जाता कि जो सह अपराधी है, अब एक हिसाब से तो उसका जो साथी हो गया, उसका फ्रेंड हो गया एज ए, और उसका फ्रेंड होते हुए उस व्यक्ति का नाम ले रहा है, तो उस बात पे उसका विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसका भी नहीं हो सकता। तो उसके साथ उसका अच्छा संबंध था, वो उसके संबंध को कायम नहीं रख रहा, तो न्यायालय के सामने क्या है सच बोल रहा होगा, ऐसा उपधारणा इसमें की जा सकती है। जो है इसकी जो सह अपराधी की बात के ऊपर उसको सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई अन्य तथ्यों से उसकी बात की पुष्टि ना हो जाए, तब तक सह अपराधी की बात की से आधार पे उसे सजा नहीं दी जा सकती दूसरे अभियुक्त को। और एग्जाम्पल अगर लें तो पर्सन यहाँ ये आता है, कोई पर्सन ये उठ रहा है कि जो कोई पत्र है वो किसी व्यक्ति को मिला या नहीं मिला, इस बारे में विवादक पर्सन ये है कि किसी व्यक्ति को पत्र मिला या नहीं मिला। और वहां पे साबित क्या कर दिया गया कि वो जो पत्र था वो निर्धारित जो डाक है उस डाक के अंदर डाल दिया गया था। अब उस स्थिति में उसको पत्र मिला या नहीं मिला, इस बारे में उपधारणा करनी है।
और उसके बाद वो जो पार्टी है वो ये साबित करती है कि जिस समय वो पत्र उसको मिलना चाहिए था वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था। तो अगर कर्फ्यू लगा हुआ था तो यहाँ पे न्यायालय उपधारणा ये कर सकता है कि उस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को वो पत्र नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ न्यायालय को जो भी उपधारणा करनी है वो न्यायालय यहाँ पे स्वतंत्र है, उस हालात को देखते हुए उस हिसाब से उपधारणा करेगा। ये सेक्शन 114 में बताया है। और भी बात करें तो मान लीजिए कोई न्यायिक कार्य है या फिर कोई लोक सेवक है, उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई काम किया है तो उस बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा कि वो काम ठीक ठाक से हुआ होगा। और एग्जाम्पल इसमें ले एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि कोई व्यक्ति है, उसके कब्जे में कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है और उस व्यक्ति को वो साक्ष्य पेश करने के लिए न्यायालय बोलता है, उसके बावजूद वो व्यक्ति उस एविडेंस को, उस साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे न्यायालय क्या उपधारणा करेगा, क्या सोचेगा? न्यायालय यहाँ के लिए ये सब सोच सकता है कि जब उस व्यक्ति के पास एविडेंस है और न्यायालय ने उसको बोल दिया है कि वो एविडेंस प्रस्तुत करे, उसके बावजूद वो व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर रहा, उसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन सिंपल सी बात है कि यही हो सकता है कि वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि वो उसके खिलाफ जाएगा, वो जो साक्ष्य है उस व्यक्ति के खिलाफ जाएगा, तो ऐसी उपधारणा न्यायालय कर सकता है। तो आज के वीडियो में अपन यही सेक्शन कवर करेंगे। हमने कवर करी सेक्शन 112 जो बात करती है धर्मस्थव के निश्चायक सबूत के बारे में। अगर किसी बच्चे का जन्म उसके माता पिता की वैवाहिक स्थिति के दौरान होता है या फिर उसके विच्छेद के 280 दिन के बाद, अब उसके अंदर एक चीज रह गई थी कि वैवाहिक स्थिति का मतलब ये है कि उसकी शादी हो गई। अब शादी हुई है, आज तारीख कितनी है? आज 10 तारीख है और कल 4 दिन बाद ही मान लीजिए 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को ही बच्चा हो जाता है। तो अब ये तो है नहीं कि 5 दिन के अंदर बच्चा होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय उनकी जो है वैवाहिक स्थिति है, वो वैवाहिक स्थिति के दौरान है, तो जो बच्चा होगा वो बच्चा उसका धर्मस्थव बालक होगा। ये भी सेक्शन इसके अंदर बताया गया है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति अगर इस स्थिति में शादी कर रहा है तो उस व्यक्ति को पता था कि क्या वो और प्रेग्नेंट है, इसका अंदाजा तो लग ही जाता है, तो वो चीज इसके अंदर बताई गई है। उस स्थिति के अंदर अगर बच्चा होता है तो उसका धर्मस्थव पुत्र माना जाएगा। सेक्शन उसके बाद हमने 113A कवर करी, जिसके अंदर क्रूरता के संबंध में कोई औरत ने अगर आत्महत्या कर ली है तो उसके बारे में उपधारणा क्या कर सकेगा कोर्ट। और 113B के अंदर जो दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा पढ़ ली। 114 जो है हमने ये पढ़ी ली कि अलग अलग तथ्यों के बारे में जो न्यायालय है किस प्रकार उपधारणा कर सकता है। 14A के अंदर अगर संभव की पुष्टि हो जाती है, सेक्शन 376.2 के जो मामले हैं ए से लेकर अंत तक, उन मामलों में संभव की अगर पुष्टि हो जाती है, प्रश्न विवादक है सहमति का, तो सहमति अगर पीड़िता ने बोल दी कि मैंने सहमति नहीं दी, तो उसने बोल दिया तो बोल दिया, उसकी बात स्वीकार की जाएगी। ये सेक्शन 114A में हमने पढ़ा। इसमें अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।